Greetings students. In this module, we will discuss about the law of conservation of momentum and its mathematical derivation. How we can derive the equation for the law of conservation of momentum. So first we will discuss what is the meaning of law of conservation of momentum. Conserve करने का मतलब है कि कोई चीज जितनी है उतनी रहेगी, खत्म नहीं होगी. So the meaning of law of conservation of momentum is you can write either of these two definition or statement for the law of conservation of momentum, but first one is better bit because it covers all the points of law of conservation of momentum. Means when two or more objects interact or collide with each other, कि दो ऑब्जेक्ट हैं आपस में क्या करते हैं, वो कोलाइड करते हैं, उनके बीच में टक्कर हो जाती है, then the total momentum before the collision will always be equal to the total momentum after the collision. Let's assume we have two balls, A ball and B ball. Both are moving in the same direction. कि मतलब दोनों बॉल जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही है. Let's assume A is moving toward the B. Both are moving in the same direction. Let's assume A is moving at a more speed than the B. कि A की स्पीड जो है वो B से ज्यादा है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में कोलिजन होगा, क्योंकि ये स्लो चल रही है, इसकी स्पीड ज्यादा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कोलिजन विल टेक प्लेस बिटवीन दीज टू बॉल्स. सो इनिशियली स्टार्टिंग में क्या है, दोनों मूव कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग द मोमेंटम टॉपिक इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देयर विल बी ए मोमेंटम. तो इनिशियली दोनों मूव कर रहे हैं तो दोनों का मोमेंटम होगा, और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा टोटल, मतलब नाउ दे आर बिफोर द कोलिजन, कि दोनों के बीच में कोई कोलिजन नहीं हुआ, दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इसका मोमेंटम P1, इसका मोमेंटम P2, दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2. एंड आफ्टर कोलिजन देयर विल बी चेंज इन मोमेंटम. लेकिन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो मोमेंटम जो होगा पहला जितना था और बाद में जितना होगा उसका बोथ विल बी सेम. मीनिंग कि भाई इनिशियली हमारे पास बॉल A है, देन बॉल B, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मोमेंटम कितना है P1, इसका मोमेंटम कितना है P2. So let assume the value of P1 is 5, value of P2 is 10. This is before collision. उसके बाद क्या हो जाता है, दोनों के बीच में क्या हो गया, A और B के बीच में collision हो गया. Now final momentum, let assume PA is the final momentum of A. Let assume it is 8. Next is PB is the final momentum of B. Let's assume it is 7. So according to this equation, total momentum before collision. So before collision I took P1 and P2, and after collision PA plus PB. So what is the value of momentum before collision for A? 5, for P2 10, PA 8, it is 7. So 15 and 15. This is the meaning of law of conservation of momentum, but provided a condition should be fulfilled, which is written here: no external unbalanced force is acting on these two objects. कि दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों के बीच में कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद जो मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन. कि कोलिजन होने से पहले जो दोनों का टोटल मोमेंटम है, वो कोलिजन होने के बाद जो उनका मोमेंटम बचेगा वो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी. सो यू कैन ऑल्सो से दैट मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. कि ना तो मोमेंटम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए. ठीक है. सो मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट before the collision will be equal to the momentum of two object, total of the momentum of two object after the collision. कि दोनों की वैल्यूज तो डिफरेंट हो सकती हैं, बट व्हेन वी कैलकुलेट द टोटल बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. टोटल इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना, नोट दी वैल्यूज की P1 पहले 5 था, कोलिजन के बाद में भी वो 5 रहेगा, P2 कोलिजन से पहले 10 था, कोलिजन के बाद में भी 10 रहेगा. दीज वैल्यूज कैन चेंज, but each and every time for the ideal collision, be careful, I am using a word ideal collision. The meaning of ideal collision is कि दो चीजों के बीच में collision होगा तो उसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा. Be careful कि वो ये नहीं है कि collision हुआ और वो टूट गए, टूटने की वजह से मास कम हो जाएगा. We are considering this law of conservation of momentum under the ideal condition, or specifically we can say ideal
कोलिजन, टक्कर होगी, कोई मास वगैरह कम नहीं होगा उन दोनों के बीच में, मास उतना ही रहेगा, ठीक है। सो स्टेटमेंट व्हाट यू हैव टू राइट इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट interact or collide with each other, then the total momentum before collision will be equal to the total momentum after the collision, but one condition should be fulfilled, that provided that no external unbalanced force is acting on them, कि उनके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। This is the proper statement for the law of conservation of momentum. Second is the alternate statement that you can write in this, the total momentum of the two objects is unchanged, कि total momentum of the two objects is unchanged or conserved by the collision, कि collision होने से जो total momentum है objects का वो change नहीं होने वाला, वो क्या रहेगा, same रहेगा। This is the shorter statement for this explanation of law of conservation of momentum. So I hope this definition is clear to everyone कि collision से पहले जितना momentum होगा उतना ही momentum collision के बाद में होगा। Now we will discuss the mathematical derivation, कि how we can derive the equation for the law of conservation of momentum. So we will do it step by step. Let's assume we have two balls, one is A, another one is B. दोनों क्या कर रही हैं, both are moving in the same direction. A से चलो start करते हैं हम, कि A ball, B ball, both आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, और ए की स्पीड जो है वो मान लेट अज्यूम इज मोर देन बी, और बी से ज्यादा स्पीड होने की वजह से एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में कोलिजन हो जाएगा। सो वी विल स्टार्ट विद द रफ ए बॉल एंड बी बॉल, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। लेट अज्यूम mass of ball A is ma and the mass of ball B is mb. This is before collision. So we have two balls, both are moving in the same direction. Mass of ball ma, mass of ball B mb. It is moving with initial velocity ua, it is moving with initial velocity ub. So I hope these 2 points are clear to everyone कि हमारे पास दो बॉल हैं, एक A है एक B है। Mass of ball A is ma, mass of ball B is mb, and mass of initial velocity of ball A is ua, initial velocity of ball B is ub. ये दोनों का मास यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया, दोनों की वेलोसिटी हमने रिप्रेजेंट किया, कि लेट अज्यूम initial velocity of A is more than B. So in that case there will be a collision, क्योंकि A की वेलोसिटी क्या है, B से ज्यादा है, तो वो उसके ऊपर पीछे से जाके क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। Now collision took place between A and B. So due to the collision A will apply force on B. The force by A on B is equal to FAB. Similarly, force by B on A is equal to FB. So I hope this line is also clear कि before collision नहीं हुआ है, दोनों का मास है, दोनों की वेलोसिटी है। वी आर अज्यूमिंग कि A की स्पीड जो है वो B से ज्यादा है, तो A B के ऊपर जाके क्या करता है, स्ट्राइक करता है, देयर विल बी ए कोलिजन। So due to the collision, when both of these balls will collide, the A will apply force on B, similarly B will apply force on A. तो A ने B के ऊपर जितना फोर्स लगाया that is FAB, B ने कितना फोर्स लगाया A के ऊपर FBA. Now there are forces applied on both the object, कि दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या अप्लाई हुआ है, फोर्स अप्लाई हुआ है। So therefore there will be change in velocity of both A and B. ये अब दोनों के ऊपर क्या लगा है, कोलिजन हुआ है, कोलिजन होने की वजह से दोनों में क्या है, फोर्स लगा है। FAB is the force applied by A on B, FBA is the force applied by B on A. So due to the application of force, their velocity will change, A and B. So final velocity of A is VA, final velocity of B is VB. So
initially before collision, next is during collision the force is applied, and the force is applied for the time interval कि जो collision हुआ है वो कितनी देर के लिए हुआ है, for the time t, क्योंकि collision दोनों का होगा जैसे दोनों का टाइम तो सेम ही रहने वाला है कि दोनों के बीच में जो collision हुआ है जितनी देर में वो कोलाइड करेंगे the time interval is same. That is why I took the t. So this first introduction part of the derivation is, I hope, clear to everyone कि a and b both are moving in same direction, then there is a collision, and after the collision a applied force on the b and b applied force on the a for the time interval t. Now according to Newton's second law, now we will use the Newton's second law to calculate the value of FAB and FBA. Now FAB कि जब collision होगा तो A किसके ऊपर force लगाएगा, B के ऊपर. That we can calculate by using the Newton's second law. What is the Newton's second law? Force is equal to mass into acceleration, or if we open this statement, mass into final velocity, minus initial velocity divided by time. So we will apply this Newton's second law to calculate the value of force applied by A on P. So expression will be equal to mass of A, final velocity of A, initial velocity of A divided by time t. Similarly, we can calculate the amount of force applied by B on A. That will be mass of B, final velocity of B, initial velocity of B divided by time. Now we have already discussed the Newton's, according to Newton's third law of motion. So initially we used the Newton's second law of motion. Now we will use the Newton's third law of motion. What does Newton's third law of motion state? That for every action there will be equal and opposite reaction. The magnitude of forces will be same. कि जितना force A B के ऊपर लगाएगा उतना ही force B A के ऊपर लगाएगा. Means F AB is equal to FBA. But there is a slight change. They are in opposite direction. कि A B के ऊपर force लगाएगा, B A के ऊपर force लगाएगा. So there is always reaction for every action, and it will be in opposite direction. That is why I took the minus sign. कि FAB किस चीज के इक्वल होगा, FBA के, और दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जो दूसरा फोर्स लगाएगा फर्स्ट के ऊपर वो क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ FAB एंड FBA. So MA BA minus UA is equal to minus MB VB minus UB. So MA VA, now we will open this. MA VA MA UA minus MB VB minus minus plus MB UB. So now we will rearrange. इसको हम कहाँ ले आएंगे, इधर की तरफ, और इसको कहाँ ले जाएंगे, उस साइड. तो क्या आ जाएगा आपका MA VA plus MB VB. Now MB UB plus MA UA. So now we already know what is the formula of momentum. Formula of momentum is mass multiplied by velocity. So VA and VB mass remain same, तो उसका हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ है. तो ये क्या हो जाएगा हमारा MA VA. MA क्या है हमारा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट A, VA क्या है, फाइनल वेलोसिटी. तो दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ A, फाइनल मोमेंटम ऑफ B. और यू कैन ऑल्सो राइट टोटल मोमेंटम
collision is equal to, this is what, total momentum before collision. So that's how we can derive the equation for the law of conservation of momentum. So I am again repeating, we have two balls A and B, both are moving in same direction. Velocity of mass of object A is ma, mass of object B is mb, initial velocity of A is ua, initial velocity of B is ub. Both are moving in the same direction. So let's assume the speed of A is more than B. A की स्पीड जो है वो B से ज्यादा है, तो जल्दी से आएगा और B के साथ कोलाइड करेगा. तो कोलिजन कितनी देर के लिए हो रहा है? फॉर द टाइम t. एंड फोर्स applied by A on B is FAB, force applied by B on A is FBA. Now due to the application of force, there will be change in velocity of both A and B. The final velocity of A is VA, final velocity of B is VB. Now using the two laws of Newton, that is Newton's second law of motion and Newton's third law of motion, we will calculate the law of conservation of momentum. So now first we will calculate the force applied by A on B. So ma is equal to Va minus ua by t, Fba is equal to mb, mass of B, change in velocity, Vb minus ub by t. Now using the Newton's third law of motion, both action and reaction are equal in magnitude and opposite. So they are equal but opposite, that is why I have used the minus sign. By solving this, you will get total momentum before collision is equal to total momentum after the collision. So that's how we can derive the equation for law of conservation of momentum. So I hope this is clear to everyone. So if you still have any doubt, you can write in the comment section, and now you can take the screenshot of this and write in your fair notebook in the proper manner. So first you have to write the statement, these two statements, then you can derive this step by step. This part first, then the second part. So take the screenshot of this and write in your fair notebook. So thank you students.